मिस्टर कोबरागड़े, इस कार्यक्रम के उद्घाटक, बामसिप के प्रेसिडेंट गनोरकर जी, अन्य ऑफशूट विंग्स के प्रेसिडेंट पुष्पा ताई, जिनसे मेरा ख्याल है मैं अभी कभी मिला नहीं हूँ, तो आप सभी को मेरे तरफ से जय भीम जय मूल्यवासी। ये जो कार्यक्रम लगाया गया है और जैसे बताया भी गया है कि ये 2018 से इसको शुरू किया गया, मेरा ख्याल है अभी 5 साल हो गए और इसके पूरे भारतवर्ष में ये चलाया गया और उसके बाद आप अभी इस कार्यक्रम को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। बुनियादी मुद्दा ये है हमारे सामने, भारत का संविधान की सम्मान, फिर उसकी सुरक्षा और फिर उसका संवर्धन, ये क्यों करना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, ये क्या करता है संविधान, इसकी जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं हम लोग। तो आप ये देखेंगे, अगर इस संविधान में हमारे अधिकार अगर निहित नहीं होते, और भले ही वो बाबा साहब ने ही लिखा होता और उसमें हमारे अधिकार नहीं होते, तब भी हम ये काम करते? मुझे लगता है नहीं करते। यह इसलिए जरूरी हो गया है हमारे लिए कि जो हजारों साल से हमें अधिकार नहीं मिल रहे थे, जिस संविधान के तहत हमें नहीं मिल रहे थे, मन्नू की संविधान के तहत हमें नहीं मिल रहे थे, अगर वो मतलब इस्लाम का समय, इस्लाम को नहीं कहूंगा, मुगल का पीरियड हो या इवन ब्रिटिश पीरियड हो, उस पीरियड में भी हमें जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें नहीं मिल रहे थे। इतिहास को अगर खंगालते हैं, और मैंने पढ़ा हूं कि मुगलों ने यहां के ब्राह्मणों के साथ संगनमत किया था और यह डिसाइड हुआ था कि उनके धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ऐसा ही ब्रिटिशों के साथ भी हुआ था। ब्रिटिशों ने भी उनके धर्म में इंटरफेयर नहीं करने की बात की, और जब भी थोड़ा बहुत ब्रिटिशों ने यह काम किया तो ब्रिटिशों के खिलाफ में यहां एक अलग से आंदोलन चलाया गया, जिसको आप आजादी का आंदोलन कहो या कुछ कहो, और जिसमें ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा मात्रा में शरीक हुए, वो एक अलग इतिहास है। लेकिन फंडामेंटली बाबा साहब ने जो भारत के संविधान पर जो काम किया, आज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो उन्होंने अपनी पेन की एक लाइन से, अपनी पेन की एक लाइन से मनुस्मृति को खत्म कर दिया। आर्टिकल 13 में लिख दिया, आर्टिकल 13 में लिख दिया कि जितने भी कानून पुराने होंगे और वो इस संविधान से अगर इनकंसिस्टेंट है, सुसंगत नहीं है, हाँ मेरी भी अपनी समस्या है, तो वो सब खारिज। इतना ही नहीं, आगे चल के जो भी कानून बनेंगे, अगर उनके कोई भी प्रावधान इस संविधान से विसंगत है, वो भी खारिज। तो आप ये देखेंगे, इसलिए इस संविधान में जो हमें अधिकार दिए, समता का अधिकार,
न्याय का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार और फ्रैटर्निटी। इसकी वजह से इस संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ये संविधान जिन लोगों ने इसको बनाया उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक बार मैं नांदेड़ में भाषण दे रहा था और मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भाई संविधान किसने बनाया? सबने बोला बाबा साहब ने बनाया। और जब मैंने उनसे कहा भाई तुम लोगों ने बनाया और बाबा साहब ने लिखा, वी द पीपल, बाबा साहब ने बनाया और आप लोगों ने बनाया और बाबा साहब ने उसको लिखा, वो आपके लिए लिखा, आपकी भावनाओं को ख्याल में रख के लिखा, आपको क्या मिलना चाहिए ये सब लिखा। और जैसे मेरे दोस्त ने अभी कहा कि संसार में माना गया है कि द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज जो संविधान पर जो अटैक हो रहा है, जो ताकतें आज देश में पनप रही है, वो ताकतें फिर से इस संविधान को खत्म करके वही पुराना संविधान मनुस्मृति का इन द नेम ऑफ हिंदू राज वो लाना चाहते हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं। तो ये जो बात है, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, और इसमें विशेष बात क्या है, इसमें विशेष बात यह है कि आपकी ताकत लेकर करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे ताकत लिया, उनको यह अधिकार नहीं था, वो ये कर नहीं सकते थे, आपसे ताकत लिया उन्होंने, आपने उनको ताकत दिया और उन ताकत का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ में कर रहे हैं। और इसकी समझ इस समाज को नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि ये समाज हमेशा इग्नोरेंस में रहा। फुले साहब ने कहा ये इग्नोरेंट समाज है, और ये तो समाज इग्नोरेंट है ही, लेकिन इसमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे दोस्त, मैं बहुत बार उनसे इंटरैक्ट करता हूं, फील्ड में रहे तो आपको पता है, वो भी बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है। उसके लिए पढ़े लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एक नॉलेजेबल होने के लिए पढ़ा लिखा होना कुछ समझ आ सकती है, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। यू मे बी एजुकेटेड मैन, बट यू मे नॉट बी ए नॉलेजेबल पर्सन। इस चीज को समझिए। तो ये आज स्थिति है पढ़े लिखे लोगों में भी, मैं देख रहा हूं। अब मैं सीधा ज्यादा आपका समय भी नहीं लेना है मुझे, तो ये कैसे बचाया जाएगा, ये संविधान कैसे बचाया जाएगा, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप लोग बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। आपने बनाया, आपने बनाया, आप ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता इसको, कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए इस चीज को आप समझिए, आप कैसे बचा सकते। मैं बोल तो दिया आप बचा सकते, आप कैसे बचा सकते। मुझे पता है, पानी देना, मैं जिस डायस से बात कर रहा हूं, जिस मंच से मैं बात कर रहा हूं, यह सामाजिक मंच है, मैं जानता हूं इसको। ये सामाजिक मंच है और आप सबकी ये अपेक्षा है, और ये होती भी है, ये होनी भी चाहिए कि एक सामाजिक मंच से सामाजिक बात की जाए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये समाज की ऐसी समझ है, समाज की ये समझ है कि सामाजिक मंच से समाज की बात होनी चाहिए, दूसरी बातें होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या समाज मंच जो है ये समाज जीवन में आइसोलेशन में जीता है, आइसोलेटेड है? सामाजिक मंच आइसोलेटेड है? ये
उस मंच का हिस्सा है। कौन से मंच का हिस्सा है ये? इस देश में मानवता का व्यवहार होना चाहिए, वो एक बड़ा मंच है। और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक सही किस्म से पेश आए, उसके साथ अपना भाई समझे, इक्वल समझे, ऐसा वो मंच। उस मंच की परिपूर्ति के लिए कई मंच बने हुए। कोई लीगल मंच बन गया, कोई पॉलिटिकल मंच बन गया, कोई धार्मिक मंच बन गया, कोई शिक्षा के क्षेत्र में मंच बन गया, कोई इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मंच गया। लेकिन ये मंच अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। अगर आप इस देश में मानवता का निर्माण करना चाहते हैं, मानवता के खिलाफ में जो लोग हैं उनके खिलाफ में खड़े होना चाहते हैं, तो ये सभी मंच इंटीग्रेटेड आइसोलेशन में नहीं है। अगर हम इनको आइसोलेशन में देखेंगे तो फिर ये बाबा साहब की जो मूवमेंट है ये डिसजॉइंटेड हो जाएगी। मुझे शब्द नहीं आते, मेरी अपनी परेशानी है, बट ये डिसजॉइंटेड, आप पढ़े लिखे लोग हो, समझ जाए होंगे, ये डिसजॉइंटेड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, अपना अपना करते रहेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए इसको एक एज ए होल देखना चाहिए, इसके तरफ देखने का, इस मूवमेंट की तरफ। और जब इस मूवमेंट को एज ए होल देखते हैं तो फिर इस मंच से हो सकता है धर्म की भी बात हो, फिर हो सकता है इस मंच से पॉलिटिक्स की भी बात हो, इस मंच में सभ्यता की बात हो, कई किस्म की बातें हो सकती है, वो होनी चाहिए, क्योंकि इसको एज ए होल देखना चाहिए। तो इतना ये डिसजॉइंटेड नहीं रहना चाहिए, इसको एज ए होल देखना चाहिए। जब ये बात मैं कहता हूं तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत के संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। भारत के संविधान को जो निर्माण किया उसके लिए भी एक व्यवस्था थी, नहीं तो संविधान निर्माण नहीं हो सकता था। तो फिर अगर भारत के संविधान को निर्माण के लिए व्यवस्था है तो फिर सवाल यह उठता है हमारे सामने कि संविधान को बचाने के लिए भी कोई मंच है। तो वो मंच जो मैं देख रहा हूं जिससे ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, वो इस देश की पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं हो और रास्ते में ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे आज घूमे, होने वाला नहीं। आप अपने सही प्रतिनिधि जब तक पार्लियामेंट में नहीं भेजोगे, आप संविधान को नहीं बचा सकते। संविधान को बचाने का मतलब सिर्फ बचाने का नहीं है किताब को। संविधान को बचाने का मतलब है संविधान के अंतर्गत जो निहित लिखी हुई चीजें हैं उसको जमीनी स्तर पर लागू करना। और जब उसको जमीनी स्तर पर लागू करने की हम बात करते हैं तो कौन कर सकता है, किसके हाथ में है? हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, सुरक्षा करेंगे, बोलते रहो। यू मस्ट बी देयर इन द पार्लियामेंट। व्हाट फॉर? नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स। वहां नहीं हो सकता। और इसीलिए वहां जाने के लिए आपको जो अधिकार दिया है, वो अधिकार, वो ताकत बाबा साहब ने किसी बोरकर को नहीं दिया, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया, किसी मुख्यमंत्री को नहीं दिया। उनको पता था कि ये लोग नहीं करने वाले, इसलिए आपको दिया, वो ताकत आपको दिया कि आप कर सकते हो, आप बना सकते हो, आप बिगाड़ सकते हो।
बिगाड़ने वाले अभी उधर है, फिर से बना सकते हो आप उसको अच्छे ढंग से, वो ताकत आपको दिया। प्रॉब्लम हमारी ये है कि उस ताकत का जो अधिकार वोट का हमें दिया हुआ है, जो ताकत हमें बाबा साहब ने दी है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उसका हमने बाबा साहब जाने के बाद पिछले 75 साल से इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। यह है इग्नोरेंस की लेवल। इतना ज्यादा इग्नोरेंस इस समाज में है, और जब तक ये समाज जागृत नहीं होगा अपने अधिकारों के प्रति और उसको कैसे बनाया जा सकता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तब तक ये, इसलिए जागृति का कार्यक्रम है। और मेरा ख्याल है BS4 प्रोग्राम जो है कोरागड़े साहब, ये BS4 प्रोग्राम इस चीज को ख्याल में रख के बनाया गया। ये सिंपली रास्ते पे घूमने के लिए नहीं, घर घर जाके समझाओ और सत्ता में आओ। और सत्ता में आएंगे तो तुम्हारे अधिकार, बाबा साहब ने एक जगह ये लिखा है कि ये जो वोट का अधिकार है, ये सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने का ही अधिकार नहीं है, आपको डिफेंड करने का भी अधिकार है। ये लिखा है। क्यों डिफेंड करना चाहिए? आपके माध्यम से जो बदमाशों की सरकारें बनती है, वो सरकारें आपके अधिकारों का जब हनन करती है, तो उनके खिलाफ में डिफेंड करने का अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया। इसलिए आर्टिकल्स लिखा है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 216 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें आप सरकार के खिलाफ में भी जा सकते हैं। और एक बात और लिखी है बाबा साहब ने, ये सॉवेरेनिटी की बात मत करो। गवर्नमेंट सॉवेरेन है, जो चाहे वो कर सकती है। बोला बाबा साहब नहीं कर सकती, जनता सॉवेरेन है, सरकार सॉवेरेन नहीं है, जनता सॉवेरेन है। जनता जो चाहेगा वो होगा, इसलिए सरकार वो जो चाहेगी वो नहीं होगा। अगर वो संविधान के दायरे में नहीं चल रही सरकारें तो वो नहीं होगा। तो इस चीज को समझो। जब इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो एक जगह बाबा साहब ने एक और बात कही है, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि आज जो 1947 में इस देश को स्वतंत्रता मिली और यह क्लियर हो गया था मामला कि उसके बाद जो पहले इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन कौन जीतने वाले थे? कौन जीतने वाले थे वो इलेक्शन? वो कांग्रेस जीतने वाली थी, क्योंकि उन्होंने ही चलाया था स्वतंत्रता का आंदोलन। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो बाबा साहब ने 1951 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ाया, अपनी पार्टी बनाई और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ाया। ऐसा क्यों किया? बाबा साहब को पता था कि मैं हारने वाला हूं, ये पता होने के बावजूद बाबा साहब ने अलग से इलेक्शन क्यों लड़ाए? वो इसलिए लड़ाए कि बाबा साहब को यह पता था कि भारत के संविधान में मैंने लिख तो दिया, लेकिन जब ये कांग्रेसी सत्ता में आएंगे तो ये हमें हमारे अधिकार देने वाले नहीं है। भगत साहब ऐसा ही है, जय भीम जय मूल निवासी, ऐसा ही है। वो हमें हमारे अधिकार देने वाले नहीं है, ये बाबा साहब को पता था। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस वक्त थी, वही पॉलिटिकल सिचुएशन आज हमारे सामने है। आज वही स्थिति है, एग्जैक्टली वो स्थिति है। यहां दो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है, एक एनडीए का ग्रुप है, एक इंडिया का ग्रुप है। उसमें हम कहीं भी नहीं है, उसमें हम कहीं नहीं है। और जो है वो इस समाज के टट्टू
स्टूजेस, एजेंट्स उनके साथ है, हम नहीं है उसमें। हमारी पॉलिटिकल वैल्यू जीरो है उनके आंखों में। हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी के जो हम लोग हैं और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, इनकी जो पॉलिटिकल वैल्यू है ये दोनों पॉलिटिकल फॉर्मेशन के आइज में जीरो है। जबकि आप 90% हो और आपके वोट का जो 1 man 1 vote और 1 वैल्यू है, तो आपकी पॉलिटिकल वैल्यू तो 90% है, बट इन देयर आइज हमारी पॉलिटिकल वैल्यू जीरो है। जब तक हमारी पॉलिटिकल वैल्यू उनकी आंखों में जीरो है, हमारा वो दे टेक अस फॉर ग्रांटेड, हमें कचरा समझते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए? ये इश्यूज है आपके सामने। क्यों मैं ये आज ये बता रहा हूं? ये रिलेवेंट है। पॉलिटिकल सिचुएशन तब जैसी थी वही पॉलिटिकल सिचुएशन आज है। और जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो हमारे समाज का जो बोलते हैं, वो मुझे ये समझा रहे हैं 40 साल में जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इस काम में लगा दी, उसको ये समझा रहे हैं कि इंडिया अलायंस के सिवा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। इंडिया अलायंस के सिवा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं, ये मुझे समझा रहे। तो जाके बाबा साहब को समझा देना था ना, कांग्रेस के सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, काय को पार्टी बनाते हो करके। अगर नहीं है अल्टरनेटिव क्रिएट करो, जैसे बाबा साहब ने किया। अगर नहीं करता हो तो 65 साल 75-72 साल से 65 साल कांग्रेस ने क्या किया? हमारे अधिकार नहीं दिए। अगर अधिकार दिए होते तो मुझे यहां बोलने की क्या जरूरत थी? आप लोगों की यहां आने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसका मतलब उन्हें हमें अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिए। और क्या किया? जब देने का मामला आया, तुम्हें नहीं देंगे, पावर हैंडओवर कर दिया बीजेपी को। बीजेपी को पावर हैंडओवर कांग्रेस ने किया। बीजेपी को पावर कांग्रेस ने हैंडओवर किया क्योंकि उनको पता था कि ये अगर 90% लोगों को इनके अधिकार दे देंगे तो ये हमें चैलेंज करेंगे, हमें चैलेंज करेंगे। आज हम कम मात्रा में कर रहे हैं, मैं यहां से कर रहा हूं उनको चैलेंज। इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को अधिकार नहीं दिए, पावर ट्रांसफर कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। आप देखते हो हर दिन, अभी देखो 1-2 महीने में क्या क्या होने वाला है। वो बंदर इधर से उधर जंप लगाता है ना, वैसे ये बंदर जैसे इधर से उधर जाने वाले हैं। ऐसा होने वाला है, अभी देखेंगे। और बाबा साहब ने और एक बात कही, उन्होंने अपने एजेंट फैला के रखा है इस समाज में। ये लिखा है बाबा साहब ने, उनके एजेंट है इस समाज में। और ये एजेंट जो है उनके लिए इस समाज में दलाली का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे एजेंट को क्या करना चाहिए? आप लोगों ने नजदीक नहीं करना चाहिए, आपको बेच डालेंगे। अभी तो एजेंट की भी उनको जरूरत नहीं पड़ रही है। अभी सीधा आप लोग, पहले एजेंट के माध्यम से जाते थे, अभी सीधा हमारे लोग कांग्रेस को वोटिंग करते हैं। ये रियलिटी है। और अभी करने की सोच रहे हैं, अभी आने वाले इसमें इंडिया अलायंस में अभी यही सोच रहे हैं कि अल्टरनेटिव नहीं है तो इंडिया अलायंस में, तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा कल्याण कोई दूसरा नहीं करने वाला है। कोई बाबा साहब नहीं आने वाला, कोई फूले नहीं आने वाला है, और कोई हमारे महापुरुष नहीं आने वाले। ये ताकत आपको दिया है, इसका सही इस्तेमाल करना है। इस सही इस्तेमाल करोगे तो बच जाओगे, और संविधान भी बचेगा, तुम्हारे सब अधिकार भी मिल जाएंगे। अब ये राहुल गांधी, ये आप समझ रहे होंगे कि बोरकर साहब यहां पॉलिटिकल कर रहा हूं। मैंने पहले इसलिए प्रस्तावना कर दी कि ये डिसजॉइंटेड नहीं होती बाबा साहब की मूवमेंट, ये इंटीग्रेटेड है। ये राहुल गांधी अभी ये बोल रहा है
कि ओबीसी को कुछ नहीं मिला। अरे जो ओबीसी का हमारा वर्ग है, उन्होंने पिछले 75 साल से कांग्रेस को ही साथ दिया। ये शेड्यूल कास्ट के लोग तो बाबा साहब के साथ चले गए, रिपब्लिकन पार्टी के साथ लगे रहे, लेकिन ओबीसी का हमारा जो समाज है वो कांग्रेस को वोटिंग करते रहा। लेकिन कांग्रेसियों को 75 साल तक उनकी याद नहीं आई। अब क्यों आ रही? अब क्यों आ रही? अब इसलिए आ रही है कि बामसेप और उसके जो ऑफशूट विंग है, पिछले 40-50 साल से समाज जीवन में निरंतर ओबीसी के भाइयों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार कौन छीन रहा है। और जब ये समाज में जागृति पैदा हुई और एक दबाव गया कि अभी ओबीसी समझ रहा है, अभी कांग्रेस उसको ज्यादा मूर्ख नहीं बना सकती, तब उसको ओबीसी की याद आई। अब वो भागीदारी की बात अब समझा रहा है। लेकिन मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं एक बात बाबा साहब की बताकर। बाबा साहब ने एक जगह कहा कि आदमी को अपने शर्ट से अपनी चमड़ी ज्यादा प्यारी है। क्या कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब ने ये कहा, आदमी को अपनी शर्ट से अपनी चमड़ी ज्यादा प्यारी है। मतलब मेरी शर्ट अगर थोड़ी फट गई तो मुझे थोड़ा दर्द होगा, लेकिन मेरी अगर स्किन फट गई तो मुझे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि मुझे मेरी चमड़ी ज्यादा प्यारी है। हम अपने समाज की चमड़ी है। और ये राहुल गांधी और ये बीजेपी तो सत्ता से जा रही, मैं बता रहा हूं, उसके लिए बहुत ज्यादा भाषण करके बताने की जरूरत नहीं, लोग समझ चुके हैं, वो जा रहे, दे आर गोइंग आउट ऑफ पावर। बट कांग्रेस को लाने से हमारा क्या होगा? अपना मकान बनाओ। एक बार बाबा साहब ने बनाया था, आपने उसको डिस्ट्रॉय किया, और आप इसको ब्लेम देते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस है ना हमारे समाज के, इन्होंने बाबा साहब का बनाया हुआ मकान डिस्ट्रॉय किया। ये बात सही है, लेकिन क्या पॉलिटिशियन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या पॉलिटिशियंस को बाबा साहब ने उन्हीं को वोट का अधिकार दिया? वो तो आपको दिया। तो क्या सिर्फ पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम ब्लेम देते हैं ऑल द टाइम? क्या हमने अपना रोल निभाया? अगर वो एजेंट के साथ, वो स्टूजेस के साथ हम खड़े नहीं होते तो क्या वो मकान डिस्ट्रॉय हो सकता था? हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिस्चार्ज नहीं की, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं और आगे भी ये देखने पड़ेंगे। अगर आइंदा आप अपनी पॉलिटिकल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली नहीं सोचोगे, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में सीरियसली सोचिए, तभी आपका कल्याण होगा। इतना ही कुछ कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।